मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस में दो आर्टिकल्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला वाला जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन करेंसी, दैट इज़ रुपीज़, और दूसरा वाला जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है आपके चेस के वर्ल्ड से। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर दी वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट करके रखे हैं, ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा। चलिए साथ में पढ़ते हैं। द करेंसी कंसर्न्स, पहला आर्टिकल है, लिखा द रुपीज़ रैपिड स्टम्बल पोजेज अ फ्रेश चैलेंज टू द इकोनॉमी। स्टम्बल का मीनिंग होता है, टू फॉल, यानी कि भाई रुपए की कीमत घट रही है। रुपए की कीमत घट रही है, ऑब्वियस सी बात है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो रुपए की कीमत है उसको डॉलर के अगेंस्ट में मार्क किया जाता है, यानी कि डॉलर के अगेंस्ट में उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो वो चीज़ घट रही है, उसे वो कहते हैं टू फॉल। द रुपीज़ रैपिड स्टम्बल, रैपिड पता है जल्दी से, फिर लिखा है इट हैज़ बीन टिमल्टस। ट्यूमल्टस का मतलब होता है जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है ना, उसको हम कहते हैं ट्यूमल्टस, नॉइजी। ठीक है, तो भाई ये चीज़ का शोर शराबा बहुत हो रहा है कि भाई रुपए फॉल कर रहे हैं मार्केट में, कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है, शोर शराबा होने लगता है, अरे भाई रुपए गिर रहे हैं, रुपए नीचे गिर रहे हैं, रुपए की वैल्यू कम हो रही है, वैसा वाला। तो वो उस चीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया, टुमल्टस। इट हैज़ बीन अ टुमल्टस टाइम फॉर द इंडियन रुपी इवन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली स्टेपिंग इन टू द फॉरन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेम इट्स फ्री फॉल इन द परस्यूट। परस्यूट तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको पता भी होगा, शायद पहले भी सुना होगा। परस्यूट का मीनिंग होता है द एक्शन टू अचीव समथिंग, कोई ऐसा काम करना जिससे हम अचीव कर सकें, एक्शन टू अचीव समथिंग। ठीक है, द एक्शन टू अचीव समथिंग। तो आरबीआई को मार्केट में उतरना, ये तो बहुत टेक्निकल सा आर्टिकल है, आपको पता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जब भी रुपीज़ की वैल्यू फॉल होने लगती है तो डॉलर्स की वैल्यू ऊपर जाने लगती है, और आपको पता है 3 तरह की इकोनॉमी से होती है, शायद अगर आपको नहीं पता है तो फिर एक बार देख लीजिए ध्यान से। इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है, 3 तरह की इकोनॉमी होती है, एक होता है पैगिंग सिस्टम, एक होती है फ्री फ्लो इकोनॉमी, एक होती है हाइब्रिड मोड वाली। ठीक है, पैगिंग सिस्टम में भाई गवर्नमेंट चलाती है पूरी इकोनॉमी को, गवर्नमेंट कह देगी कि भाई रुपए इतने डॉलर का है तो इतने डॉलर का है, वही माना जाएगा। फ्री फ्लो सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करती है, जो भी डिमांड और सप्लाई होती है उस बेसिस पे डॉलर और रुपीज़ का एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। और तीसरा होता है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट भी नज़र रखती है और मार्केट, वैसे तो जनरली जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट की फोर्सेस के बेसिस पे निकल के आता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, लेकिन जैसे ही कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं या बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है रुपीज़ की वैल्यू, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर लेती है, और वही यहाँ पर हुआ है। जैसे ही रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई, आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा, और आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करा दिया ताकि रुपीज़ को वापस से, रुपीज़ की वैल्यू मेंटेन कराई जा सके। तो लिखा था रुपी हैड हिट एन ऑल टाइम लो ऑफ 85, यानी कि ये एक्सचेंज रेट बताया गया है, $1 बराबर 85 रुपये। ठीक है, ऑल टाइम लो ऑफ 85 टू US डॉलर ऑन December 19, 19 दिसंबर को ये स्थिति थी। लास्ट फ्राइडे इट केम प्रिकेरियसली, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, प्रिकेरियसली। ये काफ़ी बार यूज़ होता है, आर्टिकल्स में यूज़ होता है। प्रिकेरियसली का मतलब होता है डेंजरसली, खतरनाक तरीके से। ठीक है, डेंजरसली, प्रिकेरियसली क्लोज टू 86 मार्क बिफोर अ लेट इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ये तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, पता ही होगा आपको। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ठीक है, 86 मार्क बिफोर अ इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक, बोले कि मतलब आरबीआई पुल्ड इट बैक टू 85.53। तो जैसे ही 86 पे पहुंचा तो आरबीआई ने हस्तक्षेप कर लिया, और आरबीआई ने आकर के उसको वापस 85.53 तक पहुंचा दिया। अ कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है जब 2-3 नदियाँ संगम, हिंदी में से कहेंगे संगम। ठीक है, जैसे प्रयागराज में संगम है ना 3 नदियों का, वैसा ही। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं
तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। इंग्लिश में वर्ड है कॉन्फ्लुएंस। अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स एट वर्क हैव हर्ट द रूपी इन रिसेंट टाइम्स इंक्लूडिंग द सस्टेन्ड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द सिक्योरिटीज़ मार्केट। नाउ दिस इज़ अगेन अ टेक्निकल टर्म। सिक्योरिटीज़ मार्केट फिर से टेक्निकल टर्म है, पता ही होगा आपको, नहीं पता तो सुन लीजिए। स्टॉक मार्केट को ही सिक्योरिटीज़ मार्केट कहा जाता है। स्टॉक मार्केट और मतलब स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स के अलावा भी जो चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका भी एक्सचेंज, हालांकि वो स्टॉक मार्केट के थ्रू ही होता है, तो उसको सिक्योरिटीज़ मार्केट कहते हैं। तो इन जनरल आप इसको सिक्योरिटीज़ मार्केट कह सकते हैं, अगर ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना उतरें तो। ठीक है, सिक्योरिटीज़ में स्टॉक के अलावा, शेयर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपके डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ये सब शेयर्स के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब सिक्योरिटीज़ मार्केट का हिस्सा हो जाती हैं। ठीक है, की इंडाइसेस, नाउ इंडाइसेस यू ऑलरेडी नो आई गेस। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है सेंसेक्स, ठीक है, और सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है, इनके ही प्लूरल को हम लोग, इसी के प्लूरल वर्ड होता है इंडाइसेस। तो यहाँ दोनों की बात हो रही है, सेंसेक्स और निफ्टी, और उनके मिलते जुलते जितने भी हैं सारे। ठीक है, लिखा है द सिक्योरिटीज़ मार्केट आफ्टर पीक इन लेट सितंबर यानी कि सितंबर में पीक पर था आपका स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स ऊपर था। लिखा है ओवर स्ट्रेच स्टॉक वैल्यूएशंस, अ डीमोटिवेटिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इन जुलाई सितंबर क्वार्टर एंड चाइनाज इकोनॉमिक स्टिमुलस नज्ड द इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियोज फ्रॉम मुंबई टू बीजिंग। यानी कि भाई जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस ढंग की नहीं रही, इस वजह से क्या हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, बाहर के लोग जो हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया? मुंबई, यानी कि पैसा अपने देश से बाहर निकाल करके चाइना के स्टॉक मार्केट में लगा दिया, फ्रॉम मुंबई टू बीजिंग। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी और के एक्शन से हम पर फ़र्क पड़ना, यानी कि प्रतिक्रिया। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया नहीं भी कहोगे तो किसी और के किसी हरकत की वजह से हम पर फ़र्क पड़ना, टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। थोड़ी सी स्पेस कम है यहाँ पर, मैं इसको अगले पेज में क्लियरली लिख दूंगा। ठीक है, टू गेट इन्फ्लुएंस, लास्ट में जब सारे वर्ड्स की लिस्ट बनाएंगे तो मैं इसको वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा, स्टिमुलस। ठीक है, नज्ड का मतलब होता है धक्का मारना, टू पुश। तो चाइना ने हमारी इकोनॉमी को धक्का मार दिया और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने चाइनीज़ इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और जब बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे देश से पैसा निकाल के किसी दूसरे देश में लगाते हैं तो ये बात ऑब्वियस है कि रुपीज़ की वैल्यू फॉल डाउन करती है। उसी पे ही ये पूरा आर्टिकल बताया गया है। और क्या क्या रीज़न्स हैं, ये पूरे बॉडी में ना कारण बताएं कि इस वजह से रुपये की वैल्यू फॉल हुई। दूसरा इन्होंने बड़ा कारण ये बताया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हो गई, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए यूएस के इलेक्शन में। ठीक है, और उनके जीतने के बाद उन्होंने आते ही ये सबसे पहला बड़ा ऐलान किया था कि 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा ब्रिक्स नेशंस पे। अब टैरिफ का ये भी एक टेक्निकल टर्म है, ये आपको पता होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इन केस नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बता देता हूँ। टैरिफ का मतलब होता है ये एक तरह का टैक्स होता है, इट्स अ टाइप ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक तरह का टैक्स होता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते सीधे ही कह दिया था कि 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा ब्रिक्स नेशंस के ऊपर। कोई भी सामान की आयात और निर्यात के ऊपर जो यूएस की गवर्नमेंट है वो पूरा पूरा 100% टैक्स ही ले लेगी। 100% टैरिफ लगाना मतलब समझ रहे हो आप, तो इस वजह से ऐसा हो। और रैटल्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो क्या लिखा है, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वर फर्दर रैटल्ड। रैटल्ड का मतलब होता है खड़कना। हिंदी में अगर इसे मैं कहूँ तो खड़कना। कहते नहीं थे वो, एक बचपन में आप लोग ने भी सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। वो जो खड़कना वर्ड है उसको इंग्लिश में कहते हैं रैटल्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये घोषणा करी उसके बाद रुपीज़ की जो इमर्जिंग मार्केट, खास करके जो ब्रिक्स इकोनॉमी है, उनकी करेंसी तुरंत खड़कने लगी, जिसमें रुपये के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, भारत की करेंसी के ऊपर। लिखा है इवन बिफोर
fears about Trump's generally protectionist stance on trade matters materialize. India's good trade story is sputtering. Sputtering का मतलब होता है बुदबुदाना, ठीक है, हिंदी में से कहेंगे बुदबुदाना, और इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो टू मम्बल या फिर हकलाना, टू स्टैमर, ठीक है। तो भाई भारत का ट्रेड तो वैसे ही वो आपने देखा नहीं होगा, जैसे कोई पुरानी गाड़ी है, अगर उसे हम चला रहे हैं तो एकदम से उसमें अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो वो कैसे भुक भुक करके बंद हो जाती है। वो जो गाड़ी का भुक भुक करके बंद होना ना, दैट भुक भुक करना उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्पटरिंग, ठीक है, बुदबुदाना, वही चीज़। कोई चीज़ भुक भुक करके बंद होती है ना, वैसा वाला, तो उसके लिए स्पटरिंग वर्ड का यूज़ होता है। Record trade deficits and import bills are going to show up in the quarter's current account deficit, which is expected to double from around 1.2% of GDP in the second quarter. Service trade is still throwing up surplus, but the uncertainty is around H1B visa regime. अब ये फिर यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल बातें, आई गेस आप लोग ने इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ा होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, ठीक है, डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में होता है सब कुछ, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब आपके एक्सपोर्ट्स कम पड़ जाते हैं इम्पोर्ट्स से, ठीक है, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं डेफिसिट। जब आपके एक्सपोर्ट्स कम पड़ जाते हैं इंपोर्ट से, यानी कि हमारा आयात ज़्यादा है निर्यात से, तो आयात जब ज़्यादा होता है निर्यात से तो उसे डेफिसिट कहते हैं, यानी कि कमी। किसकी कमी? फॉरेन करेंसी की कमी हो जाती है, और फॉरेन करेंसी की कमी हो जाती है तो वहाँ पे रुपए कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे ही फॉरेन करेंसी की कमी होती है वहाँ पे रुपए कमज़ोर पड़ जाता है। तो डेफिसिट नहीं होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन ये है कि सरप्लस होना चाहिए। बट हम तो भारत हैं, आपको पता ही है, इसलिए तो क्या मोदी जी ने कहा था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इंडिया में बनाएंगे तो इंडिया की चीज़ इंडिया में ही कंज्यूम हो जाएगी, और इंडिया में नहीं बनाएंगे तो बाहर की चीज़ हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इंपोर्ट करके कंज्यूम करेंगे, और वही हो ही रहा है। हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो उसी बारे में लिखा है। ये तो एक रीज़न है ही रुपए के कमज़ोर होने का। दूसरा फिर अभी H1B1 वीज़ा रिजीम। रिजीम का मतलब होता है लॉ, रिजीम मीन्स रूल और लॉ, ठीक है, रूल और लॉ। और H1B1 वीज़ा तो आपको पता ही, काफ़ी चर्चा में है ही, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा। ये एक तरह का स्पेशल वीज़ा है अमेरिका जो प्रोवाइड करती है स्किलफुल वर्क फोर्स को, ठीक है, जो पढ़े लिखे टेक्निकल नॉलेज वाले वर्क फोर्स है ना, जो अमेरिका में काम करने जाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गए, इस तरह के लोग, इन तरह के लोगों को जो वीज़ा अमेरिकन गवर्नमेंट देती है उसे कहते हैं H1B वीज़ा, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, लिखा है डिस्पाइट मिस्टर ट्रम्प्स लेटेस्ट सूदिंग कमेंट्स ऑन सिस्टम द प्रीवियस RBI गवर्नर शक्तिकांत दास डिड वेल फोर्थ राइटली। फोर्थ राइटली का मतलब होता है प्रतीकात्मक रूप से, प्रतिक्रिया में, ठीक है, प्रतिक्रिया में। रिएक्टिव या रिएक्शन, प्रतिक्रिया में, ठीक है। Dismiss the BRIC currency as just an idea in air. The stress that India has no de-dollarization. India has no de-dollarization agenda. De-dollarization. तो शक्तिकांत दास ने जैसे ये सब कुछ होने लगा था, तो शक्तिकांत दास ने आते ही कह दिया था प्रतिक्रिया में कि भारत का कोई भी ऐसा स्टैंस नहीं है कि भाई हम लोग डॉलर्स के खिलाफ हैं, दुनिया को हम डॉलर रहित करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया था। ऐसा कोई हमारा मोटिव नहीं है, मंशा नहीं है। फिर आगे देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इशू एन अनइक्विवोकल, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इस वर्ड को तो आप लिख ही लेना, ठीक है, अनइक्विवोकल। अभी लास्ट में लिस्ट बनाऊंगा ना तो इसके लिख लेना और अच्छे से, अनइक्विवोकल। इस वर्ड का मीनिंग होता है अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे बेशक, कोई शक ही नहीं है, कोई ऐसी बात हम कह दें जिसमें कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो अनइक्विवोकल स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट इन पब्लिक फोरा एंड डिप्लोमेटिक पार्लेज। पार्लेज का मीनिंग होता है यहाँ पे बिस्किट वाला पार्ले नहीं है ये पार्ले का मीनिंग होता है मीटिंग,
ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है, पार्ले फॉर्मल मीटिंग होती है दो ग्रुप की तो उसको हम लोग पार्ले कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा एक स्टेटमेंट देना चाहिए खास करके डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में कि भाई ऐसा कोई हमारा खास मोटिव नहीं है वर्ल्ड को डी डॉलराइज करने का। ठीक है, लिखा इट इज़ ट्रू दैट करेंसीज ऑफ द अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैव टेकन अ बिगर हिट एंड फॉलिंग रूपी बोर्ड्स वेल फॉर द एक्सपोर्टर। बोर्ड्स वेल, ठीक है, बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड्स वेल, कोई चीज़ के हो जाने से अच्छा बेनिफिट हो जाना। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट, भविष्य में, फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे ये लिखा है हालांकि जैसे ही रुपए कमज़ोर होता है वो एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। वेल फॉर एक्सपोर्टर्स, कैसे फ़ायदेमंद हो जाता है भाई, रुपए कमज़ोर हो गया तो हमारे प्रोडक्ट बाहर के कंट्री में सस्ते हो जाते हैं और सस्ती चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, तो इसमें एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है। हालांकि इतना फ़ायदा भी नहीं होता, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए वरना वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी, बट टेम्पररीली शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है, उस बारे में लिखा है। बट इंडिया ऑल्सो नीड्स टू वरी अबाउट इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन स्पेशली ऑन इन इलास्टिक टर्म्स। ये भी एक टेक्निकल टर्म है, इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। इन इलास्टिक का मतलब होता है नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल। भाई ऐसी चीज़ जिस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं कर सकते, जिन चीज़ों की डिमांड पे, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि आपके ऑयल हो गया, अब भाई ये तो हमारी डेली का आइटम है ना, इसको तो इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भले डॉलर्स कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाए और रुपए कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो जाए, इन इलास्टिक। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हैं। मोर ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर अनसर्टेन एज इज़ द यूएस मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक फॉर 2025। There is also a limit of extent the central bank can deploy forex reserve to manage the rupees trajectory। ये तो काफ़ी बार यूज़ होता है रुपीज़ ट्रैजेक्टरी, मतलब ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है टू गेट हिट, किसी चीज़ से टकरा जाना, उसे कहते हैं ट्रैजेक्टरी। ठीक है, एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ कंसीडेड, कंसीडेड का मतलब होता है टू से अ फैक्ट, टू से अ फैक्ट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई चीज़ डिक्लेयर की है, टू डिक्लेयर और टू से अ फैक्ट। ठीक है, बात वही होती है, कंसीडेड, टू डिक्लेयर दैट द रिसेंट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स क्रैम्प द फ्रीडम। क्रैम्प वर्ड तो आपने काफ़ी सुना होगा बोलचाल की भाषा में, जिम में लोग भाग जाते हैं तो कहते हैं नहीं यार मेरी मसल्स में क्रैम्प आ गया, तो वो जो क्रैम्प आ गया, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट, वो क्रैम्प है। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट। अभी इसको अच्छे से लास्ट में लिस्ट बनाएंगे ना, तो यहाँ तो खैर जगह का प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी यहाँ पे, इसलिए छोटा छोटा लिखा है। ठीक है, तो यही लिखा है कि देयर इज़ ऑल्सो लिमिट ऑफ एक्सटेंट। भाई सेंट्रल बैंक कब तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेच करके रुपये की वैल्यू को मेंटेन करता रहेगा, समझ रहे हो आप। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अब कह दिया है कि भाई एक्सचेंज रेट में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो लोग को डिफ़िकल्टी हो रही है अपने फैसले लेने में। ठीक है, क्रैम्प आ गया है उनकी फ्रीडम में। लिखा है इंडियाज़ प्रेजेंट इकोनॉमिक वोज, इसका मतलब होता है गोल्स, यानी कि सपने, भारत के आर्थिक सपने। इंडियाज़ प्रेजेंट इकोनॉमिक गोल्स या वोज बात एक ही है, आर लिंक टू डोमेस्टिक ड्राइवर्स सच एज फॉल्टरिंग कंजम्पशन एंड रिलक्टेंट इन्वेस्टमेंट। फॉल्टरिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, घटती हुई कंजम्पशन भारत की, उलट पुलट या घटती हुई कंजम्पशन, एंड रिलक्टेंट का मतलब तो होता ही होगा रिलक्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट में कोई फ़र्क ही ना पड़ना, वैसी वाली बात, रिलक्टेंट। विद द रूपी कमिंग अंडर प्रेशर द कंट्रीज एक्सटर्नल रिजिलियंस कुड बी टेस्टेड।
रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो अब आते हुए प्रेशर के साथ भारत के लिए ये एक अच्छा कह सकते हैं परीक्षा होगी, भारत के करेंसी के लिए एक अच्छी परीक्षा होगी 2025 में कि वो कितनी फ्लेक्सिबल है। और पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं नए खतरे को, न्यू रिस्क, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पहला आर्टिकल ख़त्म होता है। पूरे आर्टिकल का क्या क्रक्स था? यही क्रक्स था कि भाई रुपीज़ की जो वैल्यू बार बार ऊपर नीचे हो रही है उसका क्या मतलब, रीजंस क्या हैं और उसको कैसे काउंटर चैलेंज किया जा सकता है। आ जाओ, अगला वाला चेस के ऊपर है। लिखा है क्वींस गैम्बिट, पहला वर्ड तो यहीं मिल गया। गैम्बिट का मतलब होता है, हिंदी में कहूँ तो इसे कहते हैं चाल। शतरंज में जो चाल चलते हैं ना, वो वाली चाल, चाल। इंग्लिश में कहूँ तो कैलकुलेटेड स्टेप, कैलकुलेटेड मूव या फिर स्टेप, ठीक है। तो कैलकुलेटेड मूव लिखा है। कोनेरू हम्पी मस्ट रिपीट हर सक्सेस इन द क्लासिकल फॉर्मेट। भाई रिसेंटली अभी डी गुकेश हमारे चेस के चैम्पियन बने थे 2 हफ्ते पहले, और जस्ट अभी संडे को एक और ट्रॉफी हमारे हाथ आ गई, ठीक है। किनकी? कोनेरू हम्पी की, विजयवाड़ा से हैं। इन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। लिखा है देयर वॉज ऑलमोस्ट अ सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, ठीक है, अटल। सेंस ऑफ इनएबिलिटी टू वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप दैट कंक्लूडेड इन न्यूयॉर्क चैंपियनशिप। There was almost a sense of inevitability. The World Chess Championship that concluded in New York on Sunday, given astonishing. Astonishing का मतलब होता है सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, ठीक है। एस्टनिशिंग ईयर दैट इंडिया हैड इन चेस। भाई चेस में तो हमारे लिए सही में सरप्राइजिंग ईयर था। ये तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप डी गुकेश को मिल गई, उसके बाद एक और, ठीक है। लिखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ आ जाइए। 37-year-old from Vijayawada won the Women's World Rapid Championship after defeating Indonesia's Irene Sukandar in the final round. This is the second World Rapid title for Humpy. She has won first in 2019. This is even more remarkable as she has been seeded 10th and had to face several rivals. Chess is getting younger and younger. D. Gukesh proved it just fortnight ago. Fortnight तो पता ही होगा आपको, काफ़ी कॉमन वर्ड है, फोर्टनाइटली भी कहते हैं। 2 हफ्ते पहले, 2 weeks ago, in Singapore, when he became the youngest world champion in history at 18. 18 की उम्र में भाई साहब youngest world champion वर्ल्ड का हिस्ट्री में। गुकेश victory came in the classical variety of chess while Humpy was in the format much shorter time control. In fact that it has not been her favorite format which remains the classical. तो भाई इन्होंने जीत तो लिया रैपिड फॉर्मेट वाला, लेकिन उनका फेवरेट वही वाला है। मैच के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं ना, जैसे क्रिकेट में होता है T20 वनडे, वैसे चेस में भी अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन वाला फॉर्मेट जीता है, लेकिन भाई इनको पसंद वही वाला है, क्लासिकल वाला, जो गुकेश खेलते हैं, ठीक है। तो आयरनोकली शी हैज़ नेवर वॉन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, क्लासिक वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप उन्होंने आज तक नहीं जीती, ठीक है। बट पिछली बार वो उसके काफ़ी करीब थी जीतने के। लिखा द लेटेस्ट ट्रायम्फ शुड इंस्पायर हर टू माउंट द अनदर चैलेंज फॉर द ट्रॉफी दैट मैटर्स द मोस्ट। माउंट का मतलब होता है टू एक्ट चैलेंजिंगली, टू एक्ट फॉर चैलेंज हो सकता है, ठीक है। चुनौतीपूर्ण लिखा है, हम चुनौतीपूर्ण श्रम करना कह सकते हो आप उसे, मतलब कोई भी ऐसा कार्य करना जिसमें आगे चैलेंज मिले। लिखा है हम्पी सक्सेस इज़ दी ओनली लेटेस्ट रिमाइंडर अबाउट इंडिया स्टैचर। स्टैचर का मतलब होता है रुतबा, ठीक है, इज्जत, रिस्पेक्ट,
एज अ सुपर पावर इन इंटरनेशनल चेस, इंडिया की भाई क्या स्टैंडिंग है चेस के, उसमें उसकी बात हो रही है। इन सितंबर दिस ईयर इंडियाज मेंस एंड वुमेन टीम emerged as champions at the chess olympiad, in which just about every country took part. Only the former Soviet Union and China have claimed to win gold at the olympiad. Before India is now the world chess what Soviet Union was for decades. The country may still have to go a long way before it could rival the popularity that chess enjoyed in USSR during the golden days, but India is churning. churning का मतलब होता है, कहते हैं ना मक्खन मथ रहे हैं, उसे चर्निंग कहते हैं, टू मूव आउट द वर्ल्ड बीटर्स विथ रिमार्केबल कंसिस्टेंसी। एन एक्टिव चेस फेडरेशन डिस्पाइट द इंटरनल क्विबल्स। अब ये क्विबल्स क्या चीज़ है, तो क्विबल्स छुटपुट जो मसले होते हैं ना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जाना या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना छोटी छोटी, उसे कहते हैं क्विबल्स। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हो पेटी इश्यूज, पेटी मैटर्स, और इसको ट्रिवियल भी कह सकते हैं, ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल का मतलब भी छोटा होता है। A familiar tale of Indian sport, huge parental support, increasing interest from the corporate sector, and the availability of grandmasters as coaches across the country have all contributed the Indian chess revolution, which was begun by five-time world champion Vishwanathan Anand। भाई ये सब जो चला आ रहा है वो भारत का सपोर्ट और सारी चीज़ों की वजह से हम लोग अभी तक चेस में बने हुए हैं इतने अच्छी पोजीशन पे, और आगे भी इस तरह से ही बने रखेंगे। लिखा है, बट फॉर इंडिया टू रिटेन इट्स पोजीशन एज द ग्लोबल जायंट इन माइंड गेम, more has to be done. Except for few states such as Tamil Nadu, chess is still not get the recognition it deserves. Recently, Tanya Sachdev, a member of victorious Indian women team at the Olympiad, had to go public about the lack of support for the chess from Delhi government. कहने का मतलब ये कि सिर्फ एक आध दो स्टेट से अच्छे खिलाड़ी देना बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे देश के लिए। अगर देश को अपनी इज्जत बचा के रखनी है चेस की दुनिया में, तो उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करना होगा। पूरे कंट्री को चेस में, चेस के जो खिलाड़ी हैं पूरे कंट्री में, सबको अच्छे से सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि तानिया सचदेव ने अभी अभी कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया, तो ये चीज़ गलत है ना। सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। चेस भले ही गेम ऐसा हो कि इतना ज़्यादा उसमें फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, बट फिर भी गेम तो गेम है, इज़्ज़त तो इज़्ज़त है। तो ये थे हमारे आज के 2 आर्टिकल्स। आई होप सो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बताई दी थी। अब जल्दी से एक बार फटाफट से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं। ये रहे 2 आर्टिकल्स जो हमने पढ़े थे। अभी तो लेटेस्ट में ये वाला ही पढ़ा, चेस वाला। इसमें पहला वर्ड क्या था? फर्स्ट वर्ड वॉज गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है कैलकुलेटेड एक्शन या कैलकुलेटेड मूव, चाल चलना, ठीक है। दूसरा वर्ड हमने देखा इसमें एस्टॉनिशिंग, सरप्राइजिंग, ठीक है। तीसरा वर्ड हमने देखा फोर्टनाइट का, तो खैर आप लोग को पता ही होगा, उसको ऐसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, माउंट, ठीक है। टू टेक एक्शन, माउंट का मतलब होता है टू टेक एक्शन, चुनौतीपूर्ण एक्शन लेना, ठीक है। स्टैचर, स्टैचर का मीनिंग होता है चैलेंज, नो सॉरी रिस्पेक्ट, रुतबा हिंदी में कहते हैं, ठीक है। क्विबल्स लास्ट वर्ड है ये वाले आर्टिकल का, क्विबल्स, ट्रिवियल मैटर्स, ठीक है, छोटे छोटे मुद्दे। आ जाओ, पहला वाला आर्टिकल जो था उसमें क्या क्या वर्ड्स हैं? पहला वर्ड है स्टम्बल। स्टम्बल का मीनिंग होता है टू फॉल। ट्यूमुल्टस,
ट्यूमुल्टस का मीनिंग होता है नॉइजी, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना, उसे कहते हैं ट्यूमुल्टस। तीसरा है कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस को हिंदी में कहते हैं संगम, ठीक है। पॉइंट वेयर टू थिंग्स मीट, ठीक है। टेक्निकलिटी में जाएं तो दो नदियां जहाँ पे मिलती हैं उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट इंडाइसेस तो टेक्निकल वर्ड्स में बताई दिए। नज, नज का मतलब होता है टू पुश, कंधे से धक्का मारने को कहते हैं नज करना। स्पटरिंग, भुगभुगाना, स्पटरिंग, ठीक है। स्पटरिंग का मतलब होता है भुगभुगाना। टू स्टॉप आफ्टर स्टैमरिंग, हकलाना भी कह सकते हो आप, ठीक है। या एक वर्ड में लिखना हो तो ऐसे लिख लो आप, स्टैमर, हकलाना, ठीक है। छठवां वर्ड मिला आपको अनइक्विवोकल, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनइक्विवोकल, अनडाउटेडली, ठीक है, अनडाउटेडली। सेवेंथ वर्ड है पार्लेस, फॉर्मल मीटिंग को कहते हैं पार्ले। एट्थ वर्ड है ट्रैजेक्टरी, टू गेट हिट, किसी चीज़ से टकरा जाना या किसी चीज़ से टकरा के नीचे गिर जाना। एंड फॉल, ठीक है, दुर्घटना। ट्रेजेडी से निकला हुआ ट्रेजेक्टरी। कंसीडेड, क्रैम्प एंड फॉल्टरिंग, फिर रेजिलियंस। नौवां वर्ड है कंसीडेड, टू से ट्रुथ या फिर फैक्ट, या फिर डिक्लेयर करना किसी चीज़ को, ठीक है। 10वां वर्ड है क्रैम्प और फिर है फॉल्टरिंग। क्रैम्प का मतलब तो आपको बताया ही मैंने, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट, काफ़ी कॉमन वर्ड है, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट। 11वां वर्ड है फॉल्टरिंग, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, ये आपको पैसेजेस में देखने को मिल सकता है इंग्लिश में, अनसीन पैसेजेस में, कॉम्प्रहेंशन में। फॉल्टरिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, ठीक है, उलट पलट होना। 12th वर्ड है हमारे पास रेजिलियंस। रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये 12 वर्ड हो गए पहले आर्टिकल से और 5 वर्ड हो गए दूसरे वाले से, ठीक है। आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के एडिटोरियल से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स एंड वॉचर ऑफ दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन कौन से न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स चाहिए, हम उन पे भी चर्चा करेंगे। अभी आगे चल के लाइव मिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन सब न्यूज़पेपर्स पे भी एडिटोरियल का डिस्कशन होगा जैसे ही आरबीआई का एग्ज़ाम आसपास आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।